प्रिया उस बच्चे को अपनी माँ और नीना के बीच चलते हुए देखकर सहम गई थी। वो डर के मारे अपनी माँ को बुलाती इससे पहले ही तीनों उसकी नजर से ओझल हो गए और पुलिस स्टेशन से चले गए। प्रिया परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर वो करे क्या और कैसे अपने परिवार को इन सब से दूर रखे। तभी प्रिया को एक ख्याल आया। वो कांस्टेबल को आवाज लगाकर बुलाने लगी, लेकिन उसकी आवाज मानो उन दीवारों से टकराकर ही रह गई थी। कुछ सोचते हुए उसने वहीं पास रखे पानी के जग को उठाया और उसमें पानी रखा हुआ फेंक दिया और फिर उस जग को जेल की सलाखों पर मारने लगी। तभी प्रिया ने गौर किया कि जेल की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। तभी उस जग की आवाज सुनकर एक कांस्टेबल भागकर अंदर आई। उसने प्रिया को डांटते हुए पूछा, ओए, इतना शोर क्यों मचा रही है? उस कांस्टेबल ने प्रिया को इतनी तेज चिल्लाते हुए डांटा कि प्रिया बुरी तरह से डर गई। प्रिया घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जो कि कांस्टेबल को सुनाई नहीं दिया। जेल की रोशनी और भी कम होने लगी। अब उस कांस्टेबल ने प्रिया के पास जाकर बड़ी जोर से कहा, जो बोलना है जल्दी बोलना, वरना मैं तो चली। प्रिया ने डरते हुए कहा, वो मुझे मेरे सामान में से मेरी अंगूठी चाहिए। ये कहते ही प्रिया सोचने लगी कि कहीं उसे अब इस बात को कहने का कोई खामियाजा न भुगतना पड़े। उस कांस्टेबल ने थोड़ा सोचते हुए इधर उधर देखकर कहा, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? प्रिया को ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। उसने थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा, उस सामान में ना मेरा एटीएम कार्ड रखा है, उसमें जितने पैसे हैं आप रख लो, लेकिन मुझे मेरे पर्स में रखी वो अंगूठी लाकर दे दो। कांस्टेबल ने कहा, पहले मैं तेरे पैसे निकालूंगी और फिर वो अंगूठी लाकर दूंगी। अब जल्दी से पिन नंबर बता। प्रिया ने डरते हुए उसे पिन नंबर दे दिया। पिन नंबर लेकर वो कांस्टेबल चेहरे पर मुस्कान लिए वहाँ से चली गई। उस कांस्टेबल के वहाँ से जाते ही पुलिस स्टेशन की लाइट्स ऑफ हो गई। प्रिया को लगा कि शायद वही बच्चा होगा। इस बार उस रोशनदान से उजाला आना भी बंद हो गया था, मानो चांद बादलों के बीच छुप गया हो। अंधेरा इतना था कि जेल की सलाखें तक नजर आ रही थी। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो जेल में नहीं, किसी काल कोठरी में कैद हो। इस अंधेरे में कुछ तो अलग था। तभी किसी लाठी के जमीन पर घिसने की आवाज आई। प्रिया ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज किस दिशा से आ रही है। अंधेरे में उस आवाज को फॉलो करते हुए प्रिया को पता ही नहीं चला कि वो कब सलाखों के पास आ गई थी। अचानक उसका सिर जोर से उन सलाखों से टकरा गया। उसे चोट इतनी तेज लगी कि वो दर्द से चीख उठी। एकाएक जब उसका हाथ उसके सिर की चोट पर गया और उसने गर्दन उठाकर देखा तो सामने कुछ चमक रहा था। ये वही तिकोना निशान था जो उस समय उस शैतान की लाठी पर चमक रहा था। इस अंधेरी रात में वो किसी आग के गोले की तरह चमक रहा था। प्रिया समझ गई कि उसका सर सलाखों से नहीं बल्कि उस लाठी से टकराया था। उस लाठी की हल्की सी रोशनी में प्रिया को अपने हाथ दिखे जो खून से सने हुए थे। सर की चोट से निकले उसके अपने खून से। प्रिया डर गई। उसने डर के मारे 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन तभी वो फिर से किसी चीज से टकरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से वही तिकोने निशान वाला गोला। इस बार उसकी गर्दन पर खून था। ऐसा कई बार हुआ। वो जहाँ भी कदम बढ़ाती बार बार उस गोले से टकरा जाती और दर्द से उसकी चीख निकल जाती। उसे काफी सारी चोटें लगी। उस घने अंधेरे में रोशनी भी बस उस गोले से ही आ रही थी जो उसके किसी काम की नहीं थी। प्रिया दर्द से रोने लगी थी। तभी उस शैतान की आवाज आई, तुम वही काम क्यों करती हो प्रिया, जिसके लिए तुम्हें मना किया जाता है? तुम फिर से उस अंगूठी को पाने की कोशिश कर रही हो। प्रिया ये सुनकर दंग रह गई। प्रिया रोते हुए उस आवाज को ढूंढने लगी। उसे उस अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, एक्चुअली मैं ये जानती थी कि अगर अंगूठी की बात होगी तो आप जरूर आओगे। मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी। शैतान ने कहा, बताओ
क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? प्रिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हाँ प्लीज उस बच्चे को मेरी फैमिली से दूर रखो। मैं पक्का उस अंगूठी को पाने की अब कोई कोशिश नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शैतान ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा। शायद वो कुछ सोच रहा था। वहाँ काफी अंधेरा तो था ही, लेकिन इस वक्त काफी सन्नाटा भी था। प्रिया को लगा शैतान वहाँ से चला गया, लेकिन तभी शैतान ने कहा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम अपने जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा खो दोगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। और वो जोर जोर से हंसने लगा। शैतान के इतना कहते ही तुरंत लाइट्स आ गई। इतने अंधेरे के बाद यूं अचानक रोशनी होने से प्रिया की आंखें कुछ सेकंड के लिए चौंधिया गई थी। प्रिया इधर उधर देखने लगी तो शैतान वहां से चला गया, लेकिन वो हंसी अभी भी प्रिया के कानों में गूंज रही थी। वो तुरंत ही जहां जहां उसे चोट लगी थी वहां हाथ लगाकर खुद को चेक करने लगी। उसे तसल्ली हुई ये महसूस करके कि वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी चोटें गायब थीं, सिवाय उसकी एक चोट के जो उसके सर पर लगी थी। उसने जब उस चोट को छुआ तो महसूस किया कि उस चोट में वही तिकोना निशान बना हुआ था। ये चोट शायद इस बात का सबूत था कि प्रिया को शैतान की बातों को हल्का नहीं लेना चाहिए और अंगूठी से दूर रहना चाहिए। नहीं तो जैसा उस शैतान ने कहा, प्रिया को अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा न खोना पड़ जाए। दूसरी तरफ जब उस कांस्टेबल ने ये देखा कि प्रिया के अकाउंट में बहुत सारे रुपए थे तो वो बहुत खुश हो गई, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। वो पैसे निकालने के बाद प्रिया की अंगूठी निकालने के लिए उस लॉकर रूम में गई जहां कैदियों का सामान रखा हुआ था। उस कांस्टेबल के पीछे पीछे एक साया भी उस लॉकर रूम में था। जैसे ही उस कांस्टेबल ने अंगूठी हाथ में ली, उसे पीछे से एक बहुत तेज झटका लगा और वो वहीं गिर गई। फिर वो साया वहां से चला गया। वहीं ऑफिस में कामिनी श्रीनाथ रॉय वाला प्रोजेक्ट मिलने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंची। कामिनी ने एक कांस्टेबल के पास जाकर पूछा, क्या मैं प्रिया से मिल सकती हूँ? उस कांस्टेबल ने एक नजर कामिनी को देखा और उसने एक रजिस्टर में साइन करवाए। फिर वो कामिनी को प्रिया के सेल की तरफ ले गया। प्रिया आंखें मूंदे जेल के अंदर बैठी अपनी बेबसी के बारे में सोच रही थी। कामिनी ने धीरे से पुकारा, प्रिया। प्रिया जैसे नींद से जागी। वो खड़ी होकर कामिनी के पास आई और पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? ऑफिस में सबको मेरे गिरफ्तार होने के बारे में पता चल गया क्या? कामिनी ने परेशान सी आवाज में कहा, हाँ, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारे लिए। प्रिया ने कामिनी को देखते हुए पूछा, कैसी प्रॉब्लम? कामिनी ने कहा, वो श्रीनाथ रॉय वाला प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी ना, वो बॉस ने मुझे लीड करने को कहा है। उनका कहना है कि तुम्हारे गिरफ्तार होने से ऑफिस की रेप्यूटेशन खतरे में है, इसीलिए अब वो प्रोजेक्ट तुम हैंडल नहीं कर सकती। कामिनी के इतना कहते ही प्रिया हताश हो गई, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऑफिस के साथ साथ प्रिया के लिए भी बहुत जरूरी था। उसमें उसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लूज मिल रहे थे। प्रिया को सोच में डूबा देखकर कामिनी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आई नो प्रिया कि तुम्हें ये सब सुनकर कैसा लग रहा होगा। मैंने तो मना भी किया बॉस को कि ये वाला प्रोजेक्ट मुझे ना देकर तुम्हारा वेट करे और क्लाइंट को समझाए डेडलाइन पुश करने के लिए, लेकिन यू नो प्रिया, मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुम पर कोई छोटा मोटा इल्जाम लगा होता तो शायद मैं बॉस को समझाने की कोशिश भी करती, मगर तुम पर तो मर्डर का इल्जाम है, और अगर तुम पर लगा इल्जाम सच साबित हो गया तो फिर। कामिनी ने आखिरी बात को थोड़ा वजन देकर कहा, जिससे प्रिया को धक्का सा लगा। कामिनी की बातें सुनकर प्रिया के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक आए। कहाँ वो डमैलो से मिलकर कुछ क्लूज को डिकोड करने आई थी, वो बच्चे की ग्रोथ कम करने के रास्ते ढूंढ रही थी, और कहाँ उसकी किस्मत ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया। उसके बॉस इस बात का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे कि वो गुनहगार है या नहीं। बिना ये जाने ही उन्होंने प्रिया से उसका प्रोजेक्ट भी छीन लिया। प्रिया को ऐसे देखकर कामिनी ने आके कहा, आई डोंट नो मैं इस प्रोजेक्ट पे तुम्हारे जितना अच्छा काम कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब बॉस ने मुझे चुना है तो मुझे ये करना ही होगा।
लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। प्रिया ने बुझे मन से कहा, इट्स ओके कामिनी, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। कामिनी ने प्रिया के हाथ पर हाथ रखा और चली गई। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर आते ही उसके चेहरे की परेशानी मुस्कुराहट में बदल गई। उसने पलटकर पुलिस स्टेशन के अंदर देखा और कहा, सो सॉरी प्रिया, अब यहाँ से तो तुम वैसे भी निकलने से रही, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ इन द जेल। ये कहते हुए तो चली गई। प्रिया को अब कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदगी भर इसी जेल में रहेगी और वो बच्चा यहीं आकर उसे परेशान करता रहेगा और उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी और वो दुनिया को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ जब इंस्पेक्टर कश्यप अपने केबिन में पहुंचे तो वहां पहले से ही एक वकील बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस वकील ने इंस्पेक्टर को बुरी तरह झाड़ते हुए कहा, मदद आप हमारी बहुत कर चुके हैं, अब बस हम पे कृपा करें और इस फाइल पर एक नजर डाल लें। ये कहकर उस वकील ने इंस्पेक्टर के आगे रखी फाइल की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर को वकील का रवैया कुछ अजीब सा लगा। फिर इंस्पेक्टर ने वो फाइल उठाई और देखने लगा। इंस्पेक्टर जैसे जैसे फाइल के पेजेस पलट रहा था उसके होश उड़ रहे थे। ये चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। एक बार पूरी फाइल देखने के बाद वो दोबारा उस फाइल को शुरू से देखने लगा था। उस वकील ने ये देखते हुए इंस्पेक्टर से कहा, फाइल एक बार में समझ नहीं आ रही या विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। वैसे ये फाइल आपके ही पास रहेगी, इसे आराम से बैठकर दिन रात देखते रहना। अभी आप वो करिए जो अब आपको करना चाहिए, वरना मुझे आपके बॉस को फोन घुमाना होगा। इंस्पेक्टर ये बात सुनकर तिलमिला गया। उसने अपने केबिन से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, वो प्रिया कपूर को छोड़ दो, अभी के अभी। उसके असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन आप तो खुद उसे पकड़ कर लाए थे। असिस्टेंट की बात सुनकर कश्यप ने गुस्से में भड़क कर कहा, जितना कहा उतना करो, ज्यादा सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उस वकील ने केबिन से बाहर आते हुए कहा, प्रिया को कहिएगा हम बाहर गाड़ी में उसका वेट कर रहे हैं, और हाँ जल्दी भेजना। और वो वकील एक हड़बड़ाहट में स्टेशन से बाहर चला गया। इंस्पेक्टर को फिर से उस वकील के रवैये में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। मगर ये बात तो तय थी कि प्रिया को उसे छोड़ना ही था। प्रिया के लॉकअप के सामने एक कांस्टेबल आया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलने की आवाज से प्रिया चौंक गई। उसने किसी अनहोनी के डर से सामने खड़े कांस्टेबल से पूछा, अब मैंने क्या किया? कांस्टेबल ने बिना किसी भाव के कहा, सर ने आपको छोड़ने के लिए कहा है। प्रिया की कुछ समझ नहीं आया। वो थके कदमों से चलती हुई जेल के बाहर आ गई। प्रिया को जाते देखकर सामने की सेल वाली महिला कैदी ने कहा, अच्छा हुआ जा रही है, मुझे तो ये लड़की कुछ गड़बड़ी लग रही थी। प्रिया उन बातों को अनसुना कर कुछ सोचते हुए इंस्पेक्टर कश्यप के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रिया ने इंस्पेक्टर को देखकर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे किसने छुड़वाया? कश्यप ने टेबल पर रखी फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके वकील आए थे, उनका नाम था, अरे उन्होंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। खैर, उनकी गाड़ी आपका बाहर वेट कर रही है, आपको घर ले जाने के लिए। प्रिया ने हैरानी से पूछा, वकील? कौन सा वकील? फिर वो मन ही मन सोचने लगी, शायद नीना ने किसी से बात की होगी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं इस बारे में जब वो यहाँ मिलने आई थी। ये सोचते हुए प्रिया वो फाइल देखने लगी। उसमें कुछ ऐसे सबूत थे जिससे प्रिया पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हो रहे थे। वो अबॉर्शन रिपोर्ट भी नकली थी। जितना हैरान इंस्पेक्टर था, उस फाइल को देखकर उतनी ही हैरान प्रिया भी थी। प्रिया हैरान इस बात से नहीं थी कि वो बेगुनाह साबित हो गई है, बेगुनाह तो वो थी ही, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि आखिर उसे फंसाने की कोशिश कौन कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने प्रिया को पुकारा, मैडम अपना सामान ले जाइए। प्रिया उस कांस्टेबल के पास सामान लेने गई। उस कांस्टेबल ने लॉकर रूम से निकालकर प्रिया को उसका बैग और फोन दिया। प्रिया की नजर अपने सामान में अपने आप ही उस अंगूठी को ढूंढने लगी।
उसमें अंगूठी ना देखकर उसने बैग चेक किया, उसमें भी अंगूठी उसे नहीं ही मिली। तो प्रिया ने महिला कांस्टेबल से पूछा, सामान के साथ एक अंगूठी भी थी, वो कहाँ है? कांस्टेबल ने कहा, अंगूठी? लेकिन ये सामान जहाँ था वहाँ तो कोई अंगूठी नहीं थी। प्रिया ने परेशान सी आवाज में कहा, मैंने आपको ही दी थी, जरा एक बार चेक करके बताओ ना। कांस्टेबल ने कहा, मैडम वहाँ कोई अंगूठी नहीं थी, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी, आपकी अंगूठी आपके ही पास होगी। प्रिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब प्रिया ने उस कांस्टेबल के बहुत करीब जाकर धीरे से कहा, देखिए मैडम, वो रात में जो कांस्टेबल रहती है, मैंने उन्हें अंगूठी लाने को कहा था, आप उनसे पूछिए, शायद उनके पास हो। सुनते ही वो कांस्टेबल भड़क गई और प्रिया को गुस्से में कहने लगी, ओए लड़की, क्या बक रही है? हमने रख ली क्या तेरी अंगूठी? फिर से अंदर करूं क्या तुझे? जिस कांस्टेबल का तू नाम ले रही है उसे हार्ट अटैक हुआ है, उसके बारे में ऐसी बात भी मत कर। चल अब निकल यहाँ से, अपना सामान ले और निकल यहाँ से, नहीं तो फिर से जेल में डाल दूंगी। बड़ी आई। प्रिया ये सुनकर चौंक गई, हार्ट अटैक? लेकिन प्रिया को तुरंत ये भी समझ आ गया कि ये काम जरूर शैतान का होगा। उसे वो दहशत, वो खौफ याद आ गया जो शैतान ने उसके अंदर भरा था, उस अंगूठी से दूर रहने के लिए। प्रिया ने अब वो अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पूछा। अब तो बस उसे उस बच्चे की ग्रोथ को रोकने के बारे में भी सोचकर डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। प्रिया के चेहरे पर छाए इस डर को इस वक्त वो शैतान भी देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने लॉकर रूम में अंधेरे से घिरे एक कोने में गिरी उस अंगूठी को देखा। वो अंगूठी के करीब तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब वो अंगूठी प्रिया की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी थी। उस अंगूठी को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे एक शैतानी हंसी में तब्दील हो गई। प्रिया पुलिस स्टेशन से तकरीबन दौड़ती हुई बाहर आई। वो उस एडवोकेट से मिलना चाहती थी जिसकी बदौलत उसे जेल से छुटकारा मिला था, लेकिन बाहर आकर प्रिया ने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, न ही कोई गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया थोड़ी पजल्ड हो गई कि आखिर ऐसा कौन सा वकील था जो प्रिया से बिना बात किए और बिना उससे मिले वहाँ से चला गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि उस एडवोकेट ने आखिर वो सारे सबूत जमा कैसे किए जिसके बेसिस पर उसे फौरन जेल से रिहा कर दिया गया। इसी सवाल से जूझती हुई प्रिया जब अपने घर पहुंची तो उसे एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। नीना ने प्रिया को इस तरह से घर आते हुए देखकर कहा, अरे प्रिया, तू यहाँ? नीना के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन देखकर प्रिया और भी उलझ गई और उसने पूछा, यार नीना, ये सवाल तो मैं तुमसे और मॉम से पूछना चाहती हूँ कि मैं आखिर इतनी आसानी से जेल से रिहा कैसे हो गई? आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए ऐसा कौन सा एडवोकेट किया था कि उसने एक ही झटके में उस इंस्पेक्टर कश्यप की सारी होशियारी निकाल कर रख दी? इतनी देर में मॉम भी वहाँ आ गई। प्रिया को देखते ही उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। बेटा प्रिया, माँ ने रोते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू एकदम सही सलामत हमारे पास वापस लौट आई है। प्रिया ने मॉम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए माँ से पूछा, तो तुम्ही ने वो वकील को वहाँ पुलिस स्टेशन भेजा था? माँ ने क्यूरियस होते हुए कहा, कौन सा वकील बेटा? प्रिया के दिमाग की उलझन फिर से बढ़ गई, लेकिन वो माँ और नीना से अब ज्यादा सवाल पूछकर उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती थी। लिहाजा उसने कहा, इट्स ओके मॉम, शायद मेरे बॉस या फिर मेरी फ्रेंड पायल ने उस एडवोकेट को अरेंज किया होगा। एनीवेज, अब तुम और नीना रेस्ट करो, मैं भी थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने बेडरूम में आ गई, लेकिन प्रिया को अभी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उस वकील का इंतजाम उसकी दोस्त पायल ने नहीं किया था, क्योंकि ऐसा होता तो इसके बारे में माँ को या नीना को जरूर पता होता, और पायल तो कुछ दिनों से शहर में भी नहीं थी।
सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे तो उसकी गिरफ्तारी के बारे में पता भी नहीं होगा और उसके बॉस रंजन ने भी वो वकील हायर नहीं किया होगा। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि उन्होंने तो प्रिया से वो श्रीनाथ रॉय वाला प्रोजेक्ट भी छीनकर कामिनी को दे दिया था और ये प्रिया की बहुत बड़ी हार थी। प्रिया के दिमाग में अब एक उथल पुथल सी मचने लगी थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो कौन था वकील। वो किसी गुमनाम शख्स की तरह पुलिस स्टेशन में आया और उसी तरह कहीं वापस चला गया। और कितनी हैरानी की बात है कि उसका कोई नाम पता किसी के भी पास नहीं है। यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर कश्यप भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब सोचते सोचते अचानक प्रिया के दिमाग में फिर से वही अंगूठी वाली बात फ्लैश होने लगी और उसने खुद से कहा, मुझे वो अंगूठी भी तो ऐसे ही किसी गुमनाम शख्स ने भेजी थी, जिसे पहनने के बाद वो शैतान मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी शख्स ने मेरे लिए किसी वकील का अरेंजमेंट भी किया हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वही गुमनाम शख्स वकील बनकर पुलिस स्टेशन आ गया हो? कोई तो है प्रिया जो तेरी मदद कर रहा है और वो तुझे ना उस मेथड तक पहुंचाना चाहता है कि जिनसे उस शैतानों को रोका जा सके। कोई तो है जो चाहता है कि उस बच्चे की क्रोध कम हो और इसीलिए वो तुझे बचा रहा है, क्योंकि शायद मैं ही ये काम कर सकती हूँ। ओके प्रिया, अब तुझे उस जगह पर जाना है जिसका नक्शा तूने डिकोड किया है, लेकिन सबसे पहले तुझे वो अंगूठी फिर से हासिल करनी होगी जो उस लेडी कांस्टेबल ने तुझसे हथिया ली थी। इसके बाद प्रिया धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गई। उस रात प्रिया ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो एक पुरानी और खंडर नुमा हवेली में अकेली खड़ी हुई है। थोड़ी दूरी पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये सीढ़ियां ऊपर नहीं बल्कि किसी तहखाने में जा रही हैं। प्रिया तेजी से वो सीढ़ियां उतरने लगी। वह बहुत ही अंधेरा तहखाना था जिसकी दीवारें एकदम सीलन से भरी हुई थी, लेकिन उस तहखाने का फर्श पक्का नहीं था। यानी वो फर्श पत्थर का नहीं बल्कि रेत का बना हुआ था, एकदम काली रेत। उस तहखाने में एक टेबल कुर्सी रखी हुई थी। टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी और कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी उस मोमबत्ती की रोशनी में एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब पर वैसा ही एक तिकोना निशान बना हुआ था। उस आदमी को देखते ही प्रिया ने पुकारा, डैड। उस आदमी ने फौरन चौंक कर प्रिया की तरफ देखा। वो प्रिया के डैड ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया प्रिंसेस। लेकिन तभी वो मोमबत्ती बुझ गई और तहखाने में अंधेरा छा गया। प्रिया ने जोर से पुकारा, डैड, आप कहाँ हो? प्रिया अपने डैड को पुकारती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर नीचे उस काली रेत में गिर गई और तेजी से उस रेत में अंदर ही अंदर धंसती गई। जैसे जैसे प्रिया अंदर जा रही थी उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर एकदम से वो काली रेत खत्म हो गई और सामने एक दरवाजा था जिस पर अब वो गिरने वाली थी। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। ठीक उसी वक्त डर के मारे प्रिया की आंख भी खुल गई और उसका ये सपना टूट गया। प्रिया अब अपने बिस्तर पर ही थी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए हाँफ रही थी। तभी उसकी नजर अपने बेडरूम की दीवार पर लगी हुई डैड की तस्वीर पर पड़ी। ये वही तस्वीर थी जिसमें डैड अपने हाथ में एक किताब लिए हुए थे। उस तस्वीर को देखते ही प्रिया के दिमाग में एक तेज धमाका सा हुआ। वो अपने आप से बोली, मुझे आखिर पता चल गया कि डॉक्टर सक्सेना का वो दिया हुआ मैप मुझे किसी जगह पर लेकर जाएगा और वहां मुझे क्या मिलेगा। अब प्रिया के लिए इस पहेली के उलझे हुए धागों में से जैसे एक धागा सुलझ गया था, तो वहीं इंस्पेक्टर कश्यप के लिए आदित्य मर्डर केस एक बार फिर से उलझ गया था। वो फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा मैटरनिटी वार्ड के रिसेप्शन पर जा धमका। वहां इस वक्त भी रिसेप्शनिस्ट मौजूद था जिसने उस दिन इंस्पेक्टर कश्यप को ये कंफर्म किया था कि प्रिया ने यहाँ अबॉर्शन कराया है। कश्यप बहुत ही गुस्से के साथ रिसेप्शनिस्ट से बोला, तुमने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला कि प्रिया ने यहाँ पर अबॉर्शन कराया था? रिसेप्शनिस्ट ने घबराए हुए लहजे में कहा, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है
उस दिन सचमुच हमारे सिस्टम में प्रिया से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन थी और अब तो मुझे ये हैरानी है सर कि प्रिया की वो इन्फॉर्मेशन यहाँ है ही नहीं। पता नहीं सर वो रिकॉर्ड कहाँ गया। कश्यप ने अब वो रिसेप्शनिस्ट के गिरेबान पकड़कर उसे उसकी सीट पर खड़ा कर दिया और गुर्राते हुए बोला, रिकॉर्ड तो मैं तेरे हलक में से निकलवा लूंगा बेटे, मुझसे होशियारी कर रहा है। पहले खुद एक गलत इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में फीड की और वहाँ से डिलीट भी कर दिया। बोल किसके लिए काम कर रहा है तू? रिसेप्शनिस्ट अब रो पड़ा और बुरी तरह हकलाते हुए बोला, मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सर कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ गया और कश्यप को डांटते हुए बोला, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल है। जस्ट बिहेव योरसेल्फ इंस्पेक्टर। इस पर कश्यप ने गुस्से से दांत भींचे और कहा, जानता हूँ यह हॉस्पिटल कितना रेप्यूटेड है, किसी लड़की के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी के साथ कश्यप ने सारा मामला डॉक्टर को बताया, जिसे सुनकर डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अब शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, खुद को एक पुलिस इंस्पेक्टर कहते हुए। हो सकता है कंप्यूटर में गलती से किसी ने प्रिया के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दी हो, जिसे हमने बाद में हटा भी दिया हो, लेकिन इंस्पेक्टर तुम्हें एक रिसेप्शनिस्ट के बजाय उस डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए था जिसने उस लड़की का ट्रीटमेंट किया था। अब डॉक्टर के ये बात सुनकर कश्यप को एक झटका लगा। वो आदित्य मर्डर केस को लेकर इतना एक्साइटेड हो गया कि वो ऐसी छोटी छोटी सी बात को कंफर्म तक करना भूल गया था। मन ही मन खुद पर गुस्सा करते हुए कश्यप ने अपने आप से ही कहा, यानी उस कामिनी नाम की लड़की ने सीधा सीधा मुझे बेवकूफ बनाया है, उसे तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ इंस्पेक्टर कश्यप अब वहाँ से कामिनी की तलाश में निकल पड़ा। उसी शाम को प्रिया भी निकल पड़ी, एक बार फिर से डमैलो की तलाश में, और एक बार फिर से वो उसी जगह पर पहुंची जहां वो पिछली बार डमैलो से मिली थी। लेकिन इस बार उसे डमैलो को ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो ग्रेवयार्ड की बाउंड्री वॉल का सहारा लेकर लुढ़का पड़ा था। प्रिया समझ गई कि इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। प्रिया ने उसे झकझोरते हुए कहा, मिस्टर डमैलो उठिए। डमैलो ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और प्रिया को घूर कर देखते हुए कहा, Who the hell are you? सोने दो मुझे, परेशान मत करो। ये कहते हुए डमैलो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रिया ने अपनी जेब में से डॉक्टर सक्सेना का दिया हुआ वही कागज का टुकड़ा निकालते हुए कहा, मिस्टर डमैलो ये देखिए, डॉक्टर सक्सेना ने मुझे इस कागज पर तिकोना निशान बनाकर दिया था, जिसे पहले मैंने उसी शैतान का निशान समझ लिया था, लेकिन असल में ये एक मैप है, एक नक्शा जिसे मैं डिकोड कर चुकी हूँ। इसके साथ ये जो सिंबल लिखे हुए हैं ना, ये उस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमें उस नक्शे वाली जगह पर पहुँचने में हेल्प करेंगे। ये जगह इसी शहर में है कहीं, लेकिन कहाँ ये अभी तक मैं डिकोड नहीं कर पाई, और आपको इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर डमैलो ने बुरी तरह से झल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़की, कौन हो तुम और ये सब क्या बकवास कर रही हो? कैसा नक्शा? कौन डॉक्टर सक्सेना? देखो अभी मैं कह रहा हूँ कि तुम भागो यहाँ से, चलो जाओ। लेकिन प्रिया ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, मिस्टर डमैलो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नक्शा हमें किसी बेसमेंट या किसी तहखाने तक ले जाएगा, जहाँ एकदम रेगिस्तान जैसी काली रेत है, और उस जगह पर हमें एक किताब मिलेगी। ये सुनते ही डमैलो की आंखें एकदम से खुल गई। उसने कहा, कि किताब? कौन सी किताब? प्रिया ने कहा, वही किताब मिस्टर डमैलो जो मेरे डैड के पास थी, और उसी किताब को तलाश करते हुए मैं उस पुरानी लाइब्रेरी में आई थी, और वहीं पर पहली बार मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी। अब डमैलो का सारा नशा एक झटके में उतर गया। उसने प्रिया से फौरन वो कागज ले लिया और उसे गौर से देखते हुए मन ही मन कुछ हिसाब किताब करने लगा, लेकिन वो थोड़े डरे हुए अंदाज में बोला, लेकिन तुम इस जगह पर कभी पहुंच नहीं पाओगी, वो शैतान तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। प्रिया ने फौरन कहा, मैं जानती हूँ मिस्टर डमैलो, लेकिन मेरे पास उसका भी एक तरीका है। मेरा मतलब था, दरअसल मुझे एक मिस्टीरियस सी रिंग मिली थी, और जब मैंने उसे पहना तो वो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। डमैलो ने हैरानी से पूछा,
व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो रिंग तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? लेकिन फिर तुरंत ही उसने बात को संभालते हुए पूछा, मेरा मतलब कि कहाँ है वो रिंग? प्रिया ने बहुत ही निराशा से जवाब दिया, जेल के स्टोर रूम में मुझसे एक लेडी कांस्टेबल ने छीन ली थी। इस पर डमेलो ने फिर फौरन अपनी जगह से उठकर कहा, चलो मेरे साथ। प्रिया थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछती है, कहाँ? डमेलो ने अपना हैट पहने हुए जवाब दिया, पहले उस रिंग को हासिल करेंगे, उसके बाद इस नक्शे वाली जगह को तलाश करेंगे। डमेलो के बिहेवियर में अचानक आए इस बदलाव को देखकर प्रिया अभी भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर वो फौरन उसे लेकर वहां से चल पड़ी। रास्ते में डमेलो ने प्रिया से पूछा, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि वो नक्शा तुमने जो डिकोड किया है वो किसी बेसमेंट या तहखाने में जाने का रास्ता है और वहाँ पर हमें किताब मिलेगी ही मिलेगी? प्रिया ने थोड़े हेजिटेशन के साथ जवाब दिया, एक्चुअली कल रात मैंने एक सपना देखा था। उसमें मैंने किसी पुरानी हवेली का एक अंधेरा सा तहखाना देखा था जहाँ एक मोमबत्ती जल रही थी और मेरे डैड वहाँ बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। डमेलो ने ये सुनकर मुस्कुराया और डमेलो ने फिर प्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, हो तो तुम बस एक सपने की वजह से ऐसा सोच रही हो। लेकिन प्रिया ने फौरन नकारते हुए कहा, नहीं मिस्टर डमेलो, आप गलत समझ रहे हैं। सपने भी हमें यूं ही नहीं आते, उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें सपने दिखाता है और कभी कभी हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड अब सपनों के जरिए ही हमें कुछ ऐसी चीजें दिखा देता है जो सचमुच में होती है या फिर फ्यूचर में होने वाली होती है। प्रिया की ये बात सुनकर डमेलो फिर से मुस्कुरा दिया और फिर प्रिया को बहुत ही गौर से देखता हुआ धीरे से बड़बड़ाया, तुम में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है प्रिंसेस, इसीलिए तुम्हारे डैड ने तुम्हारा सौदा उस शैतान से किया था। लेकिन डमेलो की धीमी बड़बड़ाहट प्रिया ने साफ साफ सुन ली। उसे एक बार फिर अपने डैड और उस शैतान के साथ की गई उस डील की बात याद आ गई। वो फिर से सोचने लगी कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि मेरे डैड को मेरा सौदा एक शैतान के साथ करना पड़ा और मुझे अपने आदित्य को खोना पड़ा। उसने फौरन डमेलो से ही पूछना चाहा, लेकिन प्रिया के कुछ पूछने से पहले डमेलो ने कहा, बस गाड़ी रोक दो प्रिंसेस, हमारी मंजिल आ गई। प्रिया ने फौरन अपनी कार रोक दी। अब जिस जगह वो खड़े थे ये जेल के पीछे वाला हिस्सा था। इस वक्त रात हो चुकी थी और यहाँ चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। डमेलो ने कार से उतरते हुए कहा, तुम तैयार रहना प्रिंसेस, मैं वो रिंग लेकर अभी आया। इसी के साथ वो पुलिस स्टेशन की बाउंड्री वॉल की तरफ तेजी से बढ़ गया। ये देखकर प्रिया को काफी हैरानी हुई कि आखिर इतने पुलिस वालों के बीच से डमेलो उस रिंग तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन उसके देखते देखते डमेलो जेल की दीवार पर फुर्ती से चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ पर भी काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर 3 गार्ड्स खड़े हुए थे, मगर डमेलो इतनी सफाई से कूदा कि जरा भी आहट नहीं हुई थी। खुद को उस अंधेरे में छुपाए हुए डमेलो फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ जेल के स्टोर रूम तक पहुंच गया था। उसने ये काम इस अंदाज से किया जैसे वो जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, जैसे वो यहाँ कई बार आ चुका हो। डमेलो ने देखा कि स्टोर रूम पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। वो मुस्कुराया और उसने पता नहीं कैसे उस ताले को पकड़कर एक तेज झटका दिया और ताला फौरन टूट गया। डमेलो फुर्ती से अंदर घुसा। अंदर एकदम अंधेरा था और पूरे स्टोर रूम में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। डमेलो बड़बड़ाया, अब इस कबाड़ खाने में वो अंगूठी पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। डमेलो ने वहीं खड़े रहकर हर तरफ बड़ी गौर से देखना शुरू किया। तभी उसे अपने ठीक पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। डमेलो फुर्ती से पीछे पलटा तो उसने देखा कि उसके सामने एक इंसानी साया खड़ा हुआ है। ये दरअसल वही लेडी कांस्टेबल थी जिसने प्रिया से वो अंगूठी जबरदस्ती उतरवा ली थी। डमेलो ने देखा वो कांस्टेबल एकदम किसी चलती फिरती लाश की तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा एकदम ठंडा और सफेद था, होंठ सूखकर काले पड़ गए थे और उनमें से खून की बूंदें टपक रही थी। आंखें एकदम फटी फटी थी। दरअसल वो कांस्टेबल किसी जीते जागते पिशाच में तब्दील हो चुकी थी। ये देखकर डमेलो एक पल के लिए तो सहम गया था,
तभी उस कांस्टेबल ने अपने दोनों हाथ उठाकर आगे बढ़ाए और झटके से डुमेलो की गर्दन दबोच दी। कांस्टेबल के हाथ किसी जंगली जानवर की तरह थे। डुमेलो को चीखने का जरा भी मौका नहीं मिला। तभी कांस्टेबल ने अपना मुंह खोला और एक तेज दहाड़ के साथ अपने बड़े बड़े नुकीले दांत डुमेलो की गर्दन में फंसा दिए। उधर जेल के बाहर अंधेरे में अपनी कार के पास खड़ी हुई प्रिया बहुत ही बेसब्री से डुमेलो का इंतजार कर रही थी। तभी जेल की दीवार से कोई बाहर की तरफ कूदा और लड़खड़ाते हुए कदमों से प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया ये देखकर डर गई। उसने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार की हेडलाइट्स में प्रिया ने देखा जो शख्स लड़खड़ाती चाल से प्रिया की तरफ बढ़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डुमेलो ही था। प्रिया ने तेजी से कार उसकी तरफ बढ़ाई और दरवाजा खोलते हुए पूछा, क्या हुआ मिस्टर डुमेलो, आपको वो अंगूठी मिली? जवाब में डुमेलो ने जो चीज प्रिया की तरफ बढ़ाई उसे देखकर प्रिया की चीख निकल गई। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि उसी लेडी कांस्टेबल का कटा हुआ हाथ था जिसकी एक उंगली में वही अंगूठी मौजूद थी। प्रिया अभी भी फटी फटी आंखों से उस कटे हुए हाथ को देख रही थी। डुमेलो ने कहा, अब सोच क्या रही हो प्रिंसेस, जल्दी से इसकी उंगली में से अंगूठी निकालो और पहन लो। प्रिया दहशत से कांपती हुई बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, दूर रखो इसे मुझसे। डुमेलो अब गुस्से में बोला, बेवकूफ मत बनो, जल्दी से इस अंगूठी को पहनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी वक्त जेल के अंदर से तेज सायरन बजने की आवाज आने लगी। प्रिया ने अब जैसे तैसे उस कटे हुए हाथ की उंगली में से अंगूठी निकाली और फौरन अपनी कार आगे बढ़ा दी। डुमेलो ने कार के विंडो से वो कटा हुआ हाथ बाहर फेंका और अपनी जेब से विस्की का क्वार्टर निकालते हुए उससे कहा, कार को उसी पुरानी लाइब्रेरी की तरफ ले चलो। प्रिया ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और कार का रुख डुमेलो के बताए हुए रास्ते पर मोड़ते हुए पूछा, लेकिन ये सब क्या था मिस्टर डुमेलो? वो कटा हुआ हाथ किस जानवर का था और आपको ये अंगूठी कैसे मिली? डुमेलो ने विस्की का एक लंबा घूंट भरते हुए बहुत ही गंभीर अंदाज में कहा, उस शैतान ने अपना खेल शुरू कर दिया प्रिंसेस। वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें पिशाच में तब्दील कर रहा है, अपना गुलाम बना रहा है। लेकिन डुमेलो की ये बात प्रिया को समझ में नहीं आई। उसने सवालिया नजरों से डुमेलो की तरफ देखा तो डुमेलो ने कहा, वो कटा हुआ हाथ किसी जानवर का नहीं बल्कि उस लेडी कांस्टेबल का था जिसने तुमसे वो अंगूठी छीनी थी। उस शैतान ने उसे पिशाच बना दिया और वो उससे उस अंगूठी की हिफाजत करवा रहा था ताकि कोई भी इंसान उस अंगूठी तक ना पहुंचे। प्रिया को एकदम से डुमेलो की इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आगे पूछा, लेकिन उस शैतान को किसी दूसरे इंसान को पिशाच बनाकर इस अंगूठी की हिफाजत करवाने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही बहुत ताकतवर है, तो उसने इस अंगूठी को उसी वक्त नष्ट क्यों नहीं कर दिया? डुमेलो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वो शैतान ऐसा करता तो वो जरूर ऐसा कर सकता, लेकिन ये एक ऐसी अंगूठी है जिसे उस शैतान को रोकने के लिए ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। वो शैतान इस अंगूठी को छू भी नहीं सकता, इसीलिए उसे इंसान को पिशाच बनाने की जरूरत पड़ी। और रही बात इस अंगूठी को नष्ट करने की, तो जब तक इस अंगूठी की ताकत कम या खत्म नहीं हो जाती तब तक इसे वो नष्ट नहीं कर सकता। ताकत? प्रिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो क्या इस अंगूठी की ताकत कम भी हो सकती है? इस पर डुमेलो ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये अंगूठी हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान को रोक सकती है? ये गलतफहमी में मत रहना प्रिंसेस, क्योंकि जितनी बार इस अंगूठी का तुम इस्तेमाल करोगी उतनी ही बार इसकी पावर तेजी से कम होती जाएगी और शैतान उसी मौके की तलाश में है। जैसे ही इस अंगूठी की ताकत कम होगी वैसे ही वो इसे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर डालेगा। प्रिया को डुमेलो की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। यानी इस अंगूठी का इस्तेमाल बहुत ही बचाकर करना पड़ेगा। उसने अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखते हुए कहा, वैसे अभी इस अंगूठी की पावर कितनी होगी? यानी क्या मुझसे पहले भी इसे किसी ने इस्तेमाल किया होगा? डुमेलो ने भी उस अंगूठी को गौर से देखते हुए कहा,
मुझे नहीं लगता कि इस अंगूठी को तुमसे पहले कभी किसी ने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसकी चमक अभी भी बरकरार है। लेकिन जैसे जैसे तुम इसका इस्तेमाल करती जाओगी वैसे वैसे इसकी चमक फीकी पड़ती जाएगी। इतना कहते कहते डमेलो ने प्रिया को कार रोकने का इशारा किया। प्रिया ने फौरन ब्रेक लगाया और उसने देखा कि वे लोग उस जगह पहुंच चुके थे। थोड़ी ही दूरी पर वही पुरानी लाइब्रेरी दिखाई दे रही थी, लेकिन लाइब्रेरी इस वक्त बंद थी। उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। डमेलो ने एक बहुत ही पुरानी जंग लगी चाबी अपनी जेब में से निकाली और वो ताला खोल दिया। इसके बाद डमेलो प्रिया को लेकर फौरन लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। प्रिया के पास नक्शा तो था ही, मगर डमेलो के साथ होने से अब प्रिया को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो बच्चे की ग्रोथ कम करने का तरीका जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन जब से उसने ये अंगूठी पहनी थी उसके मन में एक खौफ भी था उस शैतान का। वो उसे तो शायद कुछ न कर पाए, लेकिन उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा तो। अब वो उस किताब के भी बहुत करीब थी। डमेलो ने प्रिया को अपने में ही खोया हुआ देखा तो कहा, जल्दी चलो प्रिंसेस, जल्दी। उधर इंस्पेक्टर कश्यप कामिनी के पास जाने की सोच रहा था कि तभी उसके असिस्टेंट का फोन आया, जिसे सुनकर कश्यप फौरन जेल की तरफ भागा। जेल के स्टोर रूम में उसी लेडी कांस्टेबल की लाश पड़ी हुई थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। कश्यप ने हैरानी से पूछा, "अबे, ये कब हुआ? और ये लेडी कांस्टेबल तो हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई?" असिस्टेंट ने कहा, "सर, हमारी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये मामला प्रिया से जुड़ा हुआ लग रहा है।" व्हाट? कश्यप ने कहा, "प्रिया का इससे क्या कनेक्शन है?" असिस्टेंट ने बताया, "सर, ये वही कांस्टेबल है जिसने प्रिया का सामान अपने कब्जे में कर लिया था और फिर इसे वो वापस नहीं दे रही थी।" इसके बाद असिस्टेंट ने कश्यप के कान में कहा, "सर, प्रिया के पास एक अंगूठी थी जिसे इस लेडी कांस्टेबल ने इसी स्टोर रूम में कहीं छुपा कर रख दिया था। अब हमने पूरे स्टोर रूम की तलाशी ले ली है, लेकिन वो अंगूठी यहाँ कहीं भी नहीं मिली।" ये सुनकर कश्यप मन ही मन कुछ कैलकुलेशन करता हुआ बोला, "यानी तुम ये कहना चाहते हो कि प्रिया ने उस अंगूठी को हासिल करने के लिए किसी को यहाँ भेजा था, जिसने इस कांस्टेबल का कत्ल करके वो अंगूठी हासिल कर ली?" असिस्टेंट ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कश्यप ने कहा, "लेकिन उस अंगूठी में आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए इस कांस्टेबल का मर्डर कर दिया गया? और ये मर्डर आखिर किया किसने होगा?" इस पर असिस्टेंट ने थोड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, "आप उस डमेलो को भूल रहे हैं सर। वो प्रिया उससे मिलने उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाती थी, लेकिन उस डमेलो नाम के आदमी का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। मुझे पूरा शक है सर कि इस लेडी कांस्टेबल को भी उसी डमेलो ने ही मारा होगा और वही इससे वो अंगूठी छीन कर ले गया होगा। शायद वही जेल के पीछे वाली दीवार कूदकर किसी कार में बैठकर यहाँ से भागा है।" ये सुनकर इंस्पेक्टर कश्यप की आंखें फिर से चमकने लगी। उसके मन में एक बार फिर से ये उम्मीद पैदा होने लगी कि प्रिया का कनेक्शन एक बार फिर से आदित्य मर्डर केस के साथ जोड़ा जा सकता है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, "ओके, तो तुम एक काम करो, इसी वक्त उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाओ और उस डमेलो को ढूंढने की कोशिश करो, और मैं तलाश करता हूँ कि उस कामिनी नाम की धोखेबाज लड़की, क्योंकि अब इस केस में जरा सी भी गलती नहीं करना चाहता मैं, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहता।" इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर कश्यप वहाँ से रवाना हो गया। उसका असिस्टेंट भी डमेलो की तलाश में निकलने की तैयारी करने लगा। उधर डमेलो ने लाइब्रेरी में घुसने के साथ ही प्रिया से कहा, "अब तुम फौरन वो मैप निकालकर मुझे दिखाओ।" प्रिया ने अपनी जेब में से डॉक्टर सक्सेना वाला कागज निकालते हुए कहा, "लेकिन मिस्टर डमेलो, आखिर आपके पास इस लाइब्रेरी की चाबी कैसे आई? और वो जो लाइब्रेरी का बूढ़ा सा केयरटेकर था, वो कहाँ है?" इस पर डमेलो ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, "तुम बहुत सवाल पूछती हो लड़की। वो केयरटेकर तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या? अब जल्दी से वो नक्शा मुझे दिखाओ।" इतना कहने के साथ ही डमेलो ने प्रिया के हाथ से वो कागज छीन लिया और उसे गौर से देखने लगा। फिर वो कुछ देर तक पता नहीं क्या सोचता रहा और सोचते सोचते अचानक ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने प्रिया से कहा, "प्रिंसेस, इस नक्शे में जो जगह है वो दरअसल एक नहीं बल्कि 3 जगह हैं। अब बाकी 2 के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तीसरी जगह हमसे बहुत ही नजदीक है। आओ मेरे साथ।"
इसी के साथ डेमेलो प्रिया को लेकर लाइब्रेरी की उन बड़ी बड़ी अलमारियों के बीच में से होकर एक तरफ चल पड़ा। प्रिया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये लाइब्रेरी उसकी उम्मीद से ज्यादा ही बड़ी थी। यहाँ वो बहुत ही लंबी लंबी गैलरीज थी जहाँ बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची अलमारियों को एक बहुत ही खास तरीके से रखा गया था, जिनके बीच में से होता हुआ डेमेलो तेजी से आगे बढ़ रहा था और साथ ही वो बीच बीच में डॉक्टर सक्सेना के उस कागज को भी गौर से देखता जा रहा था। जबकि प्रिया को ये लाइब्रेरी किसी बहुत बड़ी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। वो इस वक्त कहाँ और किस डायरेक्शन में जा रही थी इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो बस डेमेलो के पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर इसी तरह चलने के बाद डेमेलो और प्रिया एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक बड़ी सी दीवार थी और उसके आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी अलमारियां रखी हुई थी, जिनमें बहुत ही भारी भरकम और मोटी मोटी किताबें भरी पड़ी थी। डेमेलो ने प्रिया से कहा, यही वो जगह है प्रिंसेस जिसका जिक्र इस नक्शे में है। ये सुनकर प्रिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन मिस्टर डेमेलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जहाँ से चले थे फिर से वहीं आ गए। इस लाइब्रेरी की सारी गैलरी एक जैसी हैं। यहाँ पर रखी हुई ये बड़ी बड़ी अलमारियाँ और इनफैक्ट इनमें रखी हुई तमाम किताबें भी एक जैसी हैं। ये तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेमेलो ने अब अपना सर खुजाते हुए कहा, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस नक्शे में जिस तीसरी जगह का जिक्र है वो यही है। इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ तुम्हें। प्रिया ने अब गुस्से से कहा, आप इस वक्त नक्शे में है मिस्टर डेमेलो? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ बस ये दीवार है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या हम दीवार को तोड़कर आगे बढ़ेंगे? इस पर डेमेलो फिर से मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा। उधर इंस्पेक्टर कश्यप का असिस्टेंट अपने साथ कुछ कांस्टेबल को लेकर पुरानी लाइब्रेरी वाले इलाके में पहुंच गया, लेकिन तभी जीप की हेडलाइट में उसे लाइब्रेरी का खुला हुआ दरवाजा नजर आया। उसने अपने कांस्टेबल से कहा, इतनी रात को लाइब्रेरी का दरवाजा कैसे खुला हुआ है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो बहुत ही सावधानी से लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। अंदर काफी अंधेरा था और पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। एक कांस्टेबल ने फ्लैश लाइट ऑन करके इधर उधर घुमाई और उसी वक्त एक हल्की सी आहट सुनाई दी। असिस्टेंट ने चौंक कर उधर देखा तो वहाँ बड़ी बड़ी अलमारियों के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी और ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि डेमेलो और प्रिया की ही थी। प्रिया और डेमेलो अभी भी इसी उलझन में पड़े हुए थे कि अब इस दीवार से आगे वो कहाँ जा सकते हैं। प्रिया ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मिस्टर डेमेलो, मुझे लगता है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है। ये वो जगह नहीं है। लेकिन डेमेलो ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, इस लाइब्रेरी में अभी अभी कोई और भी घुसा है। इसी के साथ वहाँ असिस्टेंट की आवाज गूंजने लगी, डेमेलो, हमें पता है कि तुम इसी लाइब्रेरी में छुपे हुए हो। तुम जेल में से एक लेडी कांस्टेबल का मर्डर करके भागे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि फौरन खुद को हमारे हवाले कर दो। हमने इस लाइब्रेरी को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनकर प्रिया बुरी तरह घबरा गई और उसने डेमेलो से कहा, माय गॉड, ये पुलिस यहाँ पर कैसे पहुँच गई? अब हम क्या करेंगे मिस्टर डेमेलो? लेकिन इससे पहले कि डेमेलो कोई जवाब दे पाता, वो असिस्टेंट अलमारियों के पीछे से निकलकर प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रिया पर नजर पड़ते ही पहले तो वो चौंक उठा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम यहाँ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम ही जेल से डेमेलो को अपनी कार में बिठाकर भागी थी। असिस्टेंट की बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने बहुत ही फुर्ती से अपने नजदीक रखी उस बड़ी सी अलमारी में से एक बहुत ही भारी और मोटी सी किताब निकाली और उसे पूरी ताकत के साथ असिस्टेंट के चेहरे पर दे मारा। असिस्टेंट बुरी तरह से लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो भारी भरकम किताब उसके चेहरे पर किसी पत्थर की तरह इतनी बुरी तरह से टकराई कि असिस्टेंट की नाक से खून बहने लगा। वो गुस्से में चीखता हुआ उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब प्रिया एक एक करके उस अलमारी में से मोटी मोटी किताबें निकालकर असिस्टेंट की तरफ फेंकने लगी। असिस्टेंट को दोबारा उठने का मौका नहीं मिला। तभी एक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज प्रिया को सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उनके सामने अभी थोड़ी देर पहले जो दीवार थी वो अपनी जगह से जरा सी हट गई थी और वहाँ एक बड़ी सी दरार दिखाई दे रही थी।
इतनी बड़ी कि उनमें एक आदमी आराम से घुस सकता था। तभी डिमेलो ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिया जल्दी चलो। और इसी के साथ उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और वो दोनों उस दरार के अंदर घुस गए। और उनके अंदर घुसते ही फिर से एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वो दरार बंद हो गई। अब असिस्टेंट के सामने फिर से एक सपाट दीवार के अलावा कुछ नहीं था। दीवार के उस पार पहुंचकर प्रिया ने देखा कि वहां उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई थी। डिमेलो और प्रिया तेजी से वे सीढ़ियां उतरने लगे। डिमेलो ने देखा प्रिंसेस, मेरी कैलकुलेशन एकदम सही थी। वो तीसरी जगह यही है और ये एक तहखाना है और हमें किताब इसी के अंदर मिलेगी। प्रिया ने हाँफते हुए पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे मिस्टर डिमेलो? उस दीवार में वो रास्ता कैसे बन गया? डिमेलो ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से जिस अलमारी में से तुमने वो किताबें उस पुलिस वाले पर हमला करने के लिए निकाली थी ना, शायद ये उसी वजह से हुआ। प्रिया ने फौरन इस बात को समझते हुए कहा, ओह, यानी उस अलमारी में रखी कुछ खास किताबों को इस तरह से अरेंज करके रखा गया था कि कोई उन्हें एक के बाद एक बाहर निकाले तो उससे वो दीवार अनलॉक हो जाती है। यानी वे किताबें एक किस्म का पैटर्न लॉक सिस्टम है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक पैटर्न होता है। ये कहते कहते प्रिया ने फिर से सरप्राइज होते हुए डिमेलो से पूछा, लेकिन मैंने तो वो किताबें बस यूं ही रैंडमली निकाली थी, तो उससे वो पैटर्न अनलॉक कैसे हो गया? इस पर डिमेलो ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना प्रिंसेस, तुम में कोई ना कोई खास बात जरूर है और इसीलिए तुम ये सब कर पा रही हो। ये सुनकर प्रिया ने हंसते हुए कहा, खास बात तो आप में भी है मिस्टर डिमेलो, वरना आप उस पिशाच को मारकर वो अंगूठी हासिल कैसे कर पाते? डिमेलो ने प्रिया की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा कर रह गया। प्रिया मन में ये सोच रही थी कि अब डिमेलो की मदद से बहुत जल्द ही वो बच्चे की ग्रोथ को कम करने का सॉल्यूशन ढूंढ लेगी। तब तक वे दोनों सीढ़ियां उतरते हुए एक बहुत छोटे से तहखाने में पहुंच गए। ये तहखाना इतना छोटा था कि यहाँ बस 2 लोगों के खड़े होने की ही जगह थी। इस तहखाने की चारों दीवारों पर ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत लोहे के बहुत सारे खाने बने हुए थे, बिल्कुल किसी बैंक के लॉकर्स की तरह। प्रिया की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने सवालिया नजरों से डिमेलो की तरफ देखा तो डिमेलो ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड जिस सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ये लॉकर्स उन सोसाइटी के सभी मेंबर्स के हैं। इन्हीं में से कोई एक लॉकर तुम्हारे डैड का है और उसी में हमें वो किताब मिलेगी। लेकिन वो लॉकर कौन सा होगा? प्रिया ने पूछा, और वो खुलेगा कैसे? अब इसका जवाब डिमेलो के पास नहीं था। प्रिया ने एक एक लॉकर को बहुत ही ध्यान से देखा। तभी प्रिया ने एक चीज नोटिस की, और वो ये कि उन सभी लॉकर्स पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा प्रिया को कुछ ऐसा भी नजर नहीं आया जिसके जरिए वो अपने डैड के लॉकर को पहचान कर उसे खोल सके। और फिर प्रिया को पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को एक लॉकर पर बने हुए उस सिंबल से टच कर दिया। ऐसा करते ही उस तहखाने में एक तेज रोशनी चमकी, जो इतनी तेज थी कि प्रिया की आंखें बंद हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल वो रोशनी बुझ गई और प्रिया ने अपनी आंखें खोली। प्रिया को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि वो और डिमेलो इस वक्त उस लाइब्रेरी के बाहर सड़क पर खड़े हुए थे। प्रिया की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डिमेलो ने कहा, मुझे नहीं लगता प्रिंसेस के उस तहखाने में बने हुए वो लॉकर इस अंगूठी से खुलेंगे, बल्कि ऐसा करने से इस अंगूठी की पावर कम हो जाएगी और ये हमें उस तहखाने से वापस बाहर फेंक देगी। यानी तुमने अभी जो किया वो गलत था। हमें उन लॉकर को खोलने के लिए सही मेथड ढूंढना होगा। डिमेलो की बात सुनते सुनते प्रिया के दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। उसे याद आया कि उस तहखाने के लॉकर्स पर जो सिंबल्स बने हुए थे, वैसे ही सिंबल्स प्रिया ने पहले भी देख रखे थे। उसने डिमेलो से कहा, मिस्टर डिमेलो, आपने कहा था ना कि डॉक्टर सक्सेना के इस नक्शे में जो जगह है वो एक नहीं बल्कि 3 जगह है। उनमें से एक जगह ये लाइब्रेरी है और दूसरी जगह कौन सी है ये शायद मुझे पता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अब सबसे पहले श्रीनाथ रॉय की उस हवेली वाले प्रोजेक्ट को एक बार फिर से हासिल करना होगा। डिमेलो ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप प्रिया को देखता रहा।